नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे इस शो में आपको बताएंगे कि आज सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। साथ ही आपको बताएंगे खबरों वाले शेयर्स और आगे कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट का भी पूरा एक्शन होगा आपके सामने और ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आपके सामने एक एक करके रखेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और शुरुआत थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है एशियाई बाजारों की। हालांकि गिफ्ट निफ्टी ऊपर है करीब 88 अंक ऊपर और गैप अप की ओपनिंग के संकेत यहां से मिल रहे हैं। और थोड़ी देर पहले एशियाई बाजारों में नरमी थी, लेकिन अब काफ़ी अच्छी रिकवरी वहां पर भी देखने को मिल रही है। कोरिया के बाजार हरे निशान में आ चुके हैं, चीन के बाजार भी अब हरे निशान में आ चुके हैं और जापान के बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो सुबह के समय हमने देखा था कि वीकनेस थी थोड़ी एशियाई बाजारों में, लेकिन इस वक्त शुरुआत थोड़ी वहां पर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बात कर लेते हैं दुनिया भर के बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और बीच यूएस मार्केट में हम देखें तो वहां से संकेत पॉजिटिव हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक सेक्टर रोटेशन का माहौल है इस वक्त यूएस मार्केट में, तो काफी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। एक तरफ डाउ जोन्स 41,000 के ऊपर बंद हुआ, करीब 240 अंकों से ज्यादा की तेजी डाउ जोन्स में देखने को मिली। लेकिन वहीं दूसरी तरफ टेक शेयरों में कमजोरी के चलते हमने देखा कि नैस्डैक में करीब 3% की गिरावट आई है। 512 अंक टूटा नैस्डैक और S&P 500 में भी 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। 1 जुलाई के बाद नैस्डैक पहली बार 18,000 के नीचे बंद हुआ और दिसंबर 2022 के बाद नैस्डैक में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये सेक्टर रोटेशन हो रहा है जो हम देख रहे हैं इस वक्त यूएस मार्केट में। अब धीरे धीरे निवेशकों का रुझान टेक शेयरों से हटकर स्मॉल कैप और अन्य जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं जैसे कि हाउसिंग कंपनियां हैं, दूसरे MSME जो स्टॉक्स हैं वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि सेक्टर रोटेशन के चलते काफी मिला जुला कारोबार इस वक्त अमेरिकी बाजारों में दिखाई दे रहा है। अच्छे नतीजों के चलते वॉल स्ट्रीट के स्टॉक में एक अपग्रेड आया और उसके चलते वॉल स्ट्रीट के अपग्रेड से यूनाइटेड हेल्थ में करीब 4.5% की तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ मेटा प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया जैसे स्टॉक्स में भारी गिरावट थी जिससे कि नैस्डैक काफी ज्यादा टूट चुका है। अब आगे जुलाई अंत में फेड की पॉलिसी भी होने वाली है, उसके पहले इस तरह का सेक्टर रोटेशन हम देख रहे हैं। बयान क्या आते हैं और आगे ब्याज दरों को लेकर में कटौती को लेकर क्या रुख होता है, इस पर अब नजर बनी हुई है। और इस बीच कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े भी आएंगे। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का भी कुछ डेटा आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आगे फेड पॉलिसी के लिए। तो ये कुछ आंकड़े होंगे जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला। आज ECB की बैठक भी होगी जिसमें कि कुछ रेट डिसीजन भी आएंगे, तो उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट देखें तो बॉन्ड मार्केट में नरमी आई। बॉन्ड यील्ड्स अब 4.2% के नीचे कारोबार कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स अब 104 के नीचे आ चुका है। सोने में तेजी बनी हुई है, अपने रिकॉर्ड स्तर के पास सोना इस वक्त कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में हमने देखा कि वहां पर तेजी थी क्योंकि यूएस में जो क्रूड स्टॉक है वहां पर अनुमान से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। 4.9 मिलियन बैरल की गिरावट लास्ट वीक देखने को मिली है, जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी है। और इसके अलावा डॉलर में भी जो वीकनेस आई उसका भी यहाँ पर फायदा यहाँ पर कच्चे तेल को मिलता हुआ दिखाई दिया। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड $85 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। कुल मिला के संकेत देखें आज भारतीय बाजारों के लिए तो ठीक ठाक ही संकेत हैं। कुछ सेक्टर रोटेशन हो रहा है और जिस तरह से टेक शेयरों में बिकवाली आ रही है उसका असर भारतीय IT कंपनियों पर भी पड़ सकता है। लेकिन हमारे अपने भी ट्रिगर्स हैं, नतीजे काफ़ी सारे आ रहे हैं, अर्निंग सीजन यहाँ पे चल रहा है और बजट अब धीरे धीरे बजट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि इंडियन मार्केट्स पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ग्लोबल संकेत अगर ओवरऑल देखें तो ठीक ठाक ही हैं आज। FIs और DIs के अपडेट भी एक बार देख लेते हैं। और कैश मार्केट में FIs की तरफ से खरीदारी हुई 1271 करोड़ की। वहीं DIIs बिकवाली करके गए, 530 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है DIIs की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है। 58 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर में हुई है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो करीब 19,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में भी देखने को मिली। आज आपको बता दें कि निफ्टी की भी
एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी का दिन है, तो उस लिहाज से भी थोड़ा बाजार में वॉलेटाइल सेशन रह सकता है। लेकिन लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी कुछ नहीं किया, एक रेंज का बाजार रह गया। सिर्फ 60 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पे थी, 26 पॉइंट की बढ़त सिर्फ निफ्टी पे थी। तो अपने आप में कुछ खास मूवमेंटो या कुछ खास बड़ा चेंजेस तो नहीं हुए हैं। देखिए, आपको ना गेट सेट गो वाली कंडीशन में इस समय आना होगा। बजट आने जा रहा है, मंगलवार को बजट है, तो उससे पहले कोई भी बड़ी पोजीशन कोई भी प्लेयर नहीं लेना चाहता। और ऑलरेडी जिन जिन प्लेयर्स के पास पोजीशन होनी चाहिए उन्होंने मैक्स भर रखा है। जैसे एफआईज की पोजीशन ऑलरेडी 80% के ऊपर है, तो उनके पास मैक्स ऑलरेडी है। ठीक है, इसके अलावा आप रिटेल का देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल में डीआई का देखेंगे तो उनके पास नंबर इतने कम नहीं है, बट हाँ फिर भी उन्होंने भी नो चेंजेस कर रखे हैं। यानी कि पिछले एक हफ्ते में मैं देख रहा हूँ कि पोजीशन में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ उनकी होल्डिंग में। और रिटेल के पास करीब करीब 36% की होल्डिंग है, तो डीएस के पास करीब 33% तक की होल्डिंग एज इट इज पड़ी हुई है। तो फिलहाल कोई चेंज करने के मूड में नहीं है, इवेंट को सब निकल के देखना चाहते हैं। इंडिया विक्स पे जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिया विक्स 14 के आसपास चल रहा है। ये इवेंट से पहले आपको ध्यान है पहले भी इंडिया विक्स डबल से भी ज्यादा हो गया था। तो मैं ये नहीं कहता कि इस बार डबल हो जाएगा, बट हाँ एक इवेंट है तो शायद 2-4-5% इंडिया विक्स बढ़े। जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर थोड़ी वॉलिटिलिटी भी बढ़ेगी और मार्केट के अंदर हल्का सा पैनिक भी आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्काउंट होकर भी चल रही है मार्केट के अंदर। तो इसलिए कोई बड़ा ही पोजीशन ना ले, जो भी पोजीशंस ले रखे हैं सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ संभाले। अगर आपने नई पोजीशंस नहीं ली है तो मैं आपसे बोलूंगा कि इंडेक्स के अंदर कोई बड़ी पोजीशन ना लीजिए। लेना है तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई थेमेटिक चॉइस करनी है आपकी तो वो ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो इसलिए इंडाइसिस में कोई मेजर पोजीशंस में रखने की जरूरत नहीं है। लेवल्स में आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। 24,400, 24,500 ये वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉसेस है मार्केट के। यानी कि जिनके पास पोजीशंस ऑलरेडी प्रॉफिट्स में है, लेके हैं, उनके लिए स्टॉप लॉसेस 24,400, 24,500। क्योंकि हम बैक टू बैक 2 दिन से 600 के आसपास आके क्लोज कर रहे हैं, बट 650 को पार करके क्लोज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए। अब आ जाते हैं जो नए लोग हैं के अंदर, वो तो है ही खराब, वो तो एक अलग इशू है। वो इसलिए भी नहीं आना चाहिए क्योंकि इवेंट से पहले आप क्यों खरीदारी करना चाहते हैं, जबकि इवेंट बहुत हद तक डिस्काउंटिंग है इस प्राइसिंग के अंदर। तो कोई डिप मिल जाए इवेंट के दौरान या इवेंट के बाद तब आप अंदर आ जाइएगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। और वैसे भी 25 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है। मान लो आपने कोई पोजीशन ली भी है तो आज का दिन और कल का दिन थोड़ा साइडवेज रह सकता है। मंडे बजट से पहले का सेशन होगा तो कुछ बड़ी मूवमेंट आएगी नहीं, तो बृहस्पतिवार को फिर अगले बार एक्सपायरी लग जाएगी आपकी, तो आपकी कॉस्ट भी आ सकती है एक्सपायरी की 200 पॉइंट की। ठीक है, तो आप कोशिश करना अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ही पोजीशन लेना, जो कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट होंगे। फिलहाल अभी रेंज पे रखो अपने आप को, और ना ही लो तो ज्यादा अच्छा। स्टॉक्स में काम करो, थेमेटिक काम करो। मान लो आपको लग रहा है मेरे को एथेनॉल थी तो एक 2 शेयर लेके रख लो। आपको लग रहा है कि ऑयल मार्केटिंग में बड़ी खबर आएगी तो ऑयल मार्केटिंग लेके रख लो, समथिंग लाइक दैट। तो आप इस तरह से कुछ देख देख के अपने एक ट्रेड बना सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के। देखिए, ऑप्शन ट्रेडर्स को भी आप इस समय मार्केट के अंदर बहुत ही सचेत रह के करना चाहिए। मार्केट कहीं नहीं जा रहा तो इसलिए ऑप्शंस के प्रीमियम को ईट किया जा रहा है। तो अगर आपको राइटिंग अच्छी है, ट्रेडर्स वगैरह बना के आप काम कर सकते हैं रणनीति बना के, तो ठीक है। नेकेड कॉल ले लेना, नेकेड फ्यूचर ले लेना या नेकेड सीधा पुट ले लेना, वो उस समय थोड़ा खतरे से खाली नहीं है। तो आपको वैसा काम नहीं करना चाहिए। आराम से बैठिए शांति से और मार्केट के अंदर इंडाइसेस छोड़ के थेमेटिक और स्टॉक्स में थोड़ा बहुत काम कीजिए। करीब 8 से 9 शेयर इस समय एफ बैंक के अंदर है। एफआईज की होल्डिंग में कोई मेजर चेंजेस नहीं है, 80-81% के अराउंड चल रही है। और एक और चीज, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से भी बाजार बिल्कुल फेयर वैल्यू पे है। बाजार इनफैक्ट मैं बोलूंगा स्लाइटली महंगा भी है। 1.23 का पीसीआर चल रहा है, 1 पे होता तो ज्यादा ठीक होता। 1.5 पे तो महंगा ही हो जाता है, तो 1.23 तो ऑलरेडी चल रहा है। तो ना रूम कम है ऊपर जाने का। बहुत अच्छा बजट आया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट आया तो एक अलग बात है, लेकिन अगर अच्छा बजट भी आया ना तो मार्केट ने वो काफी हद तक डिस्काउंट किया हुआ इस प्राइस पे। तो आपको 100-200 पॉइंट ही होंगे ज्यादा कमाने के लिए इंडेक्स में। तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लिया जा सकता सिर्फ 100-150 पॉइंट कमाने के लिए। तो थोड़ा जिनके पास पोजीशन है सिर्फ वही होल्ड करें। नए वालों के लिए बाय और सेल हमारी तरफ से दोनों तरफ से मना है, ऑप्शंस ट्रेडिंग भी मना है। और सिर्फ 2-3 दिन आपको काटने हैं, आप शांति से काटिए। कोई मेजर टिप मिल जाए तब प्लस कीजिएगा।
बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टिम्पी पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो बाजार इस वक्त वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, आपको बजट तक के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस वक्त रणनीति पर फोकस करिए। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, आपको लेवल्स बता दिए गए हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है ऑप्शन ट्रेडर्स को, और जिनके पास है वो होल्ड करके चलिए। नई पोजीशन थोड़ा संभल कर यहाँ पर कारोबार करिए, क्योंकि ज़्यादा अपसाइड फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है इंडेक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक और थीम वाइज रणनीति अपना के चलिए, एटलीस्ट बजट तक यही रणनीति रखिए अगर आपको बाजार में ट्रेड करना है तो। चलिए, अब ये तो बाजार पर रणनीति की बात हुई, लेकिन एक और रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ ये सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, थैंक यू सो मच ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, कैसी शुरुआत हो सकती है और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? शुक्रवार पूजा जी, निफ्टी के चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जब से इसने 24,500 पर ब्रेकआउट दिया है उसके बाद कोई फॉलो थ्रू बाइंग देखने को नहीं मिली है। पिछले 2 दिनों से ये डोजी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है और हायर लेवल्स पे अगर हम इसके ETR की बात करें तो अगर हम मंडे का ETR देखते हैं तो 112 पॉइंट का रेंज का है और ट्यूसडे का जो रेंज है वो अराउंड 60 पॉइंट का है। तो ओवरऑल फॉलो थ्रू बाइंग मैसिंग है। बट अगर हम ओवरऑल चार्ट्स पे नजर डालते हैं तो जब तक निफ्टी 24,400 से ऊपर सस्टेन करता है तब तक हमें उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये 24,800 से लेकर 25,000 के जोन को टच करेगा। मुझे लगता है कि मार्केट नेक्स्ट ट्रिगर का वेट कर रहा है और ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट ट्रिगर बजट ही है। तो मुझे लगता है जब तक बजट की चीजें सामने नहीं आ जाती है तब तक हमें रेंज बाउंड मूव देखने को मिलेगा। और अभी तक ऐसा कोई पैटर्न भी नहीं बनाया है निफ्टी में जहां से हमें कोई रिवर्सल के संकेत भी मिल रहे हैं। तो जब तक ये 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है तब तक हम 24,800 का वेट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी पिछले 3 से 4 दिनों में 1,000 पॉइंट के रेंज में ट्रैप है। ऊपर की तरफ 52,800 से लेकर 53,000 का रेजिस्टेंस बन रहा है और निचले स्तर पर 51,700 का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है जब तक एक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं आता है किसी भी डायरेक्शन में तब तक बैंक निफ्टी भी 1,000 पॉइंट के मूव में ही ट्रेड करेगा। अगर ये 53,000 के लेवल को निकालता है तब हमारे जो ऊपर के लेवल रहेंगे 53,700 से 54,000 तक के रहेंगे और अगर ये 51,700 के नीचे क्लोज देता है तब जो निचले लेवल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे 51,200 से लेकर 50,800 के लेवल। हालांकि सेक्टोरियल चर्निंग बनी हुई है और हम जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है उसमें अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। तो मुझे सबसे पहला कॉल जो मेरा है वो भारती एयरटेल में है। अगर हम इसके पिछले 2 से 3 दिनों का रेंज देखेंगे तो वहां पर इसने एक सपोर्ट लिया है 20 DMA के पास और ट्यूसडे को इसने गैप अप ओपनिंग के साथ एक डिसाइसिव ब्रेकआउट भी दिया था और पूरे दिन इसने अपने ऊपरी लेवल को मेंटेन भी रखा था। मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल में खरीदारी करनी चाहिए। इसमें जो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1,430 का और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1,540 का। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो पावर सेक्टर से है। तो थीमेटिक सेक्टर में भी हमें अच्छी खासे ट्रैक्शन देखने को मिले हैं पिछले कई दिनों में। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पावर सेक्टर में हमें तेजी दिखाई दे सकती है। इस स्टॉक ने भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल और यहाँ पर भी हमें 20 DMA के पास अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि टोरेंट पावर में हमें खरीदारी करके चलनी चाहिए। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 1,645 का और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करना है 1,495 का। तो ये दोनों ही कॉल काफी अच्छे लग रहे हैं और अगर स्टॉप लॉस के साथ इन्हें ट्रेड करें और इसमें हमें आने वाले समय में अच्छा मुनाफा हो सकता है। धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी आपका समय देने के लिए। तो टोरेंट पावर और भारती एयरटेल ये है स्टॉक स्पेसिफिक राय लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले एशियन पेंट्स फोकस में रहेगा। यहाँ पे लार्जली कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। जो भारत के डेकोरेटिव बिजनेस है वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ लगभग 7% का ही सिर्फ ग्रोथ आया और कंपनी ने अपने कॉन कॉल में भी कहा कि महंगाई के कारण और भी प्राइस हाइक्स वो ले सकते हैं।
ऑफ कोर्स इलेक्शंस और हीट वेव के कारण जो है ओवरऑल इंडस्ट्री जो है पेंट इंडस्ट्री का इम्पैक्ट भी देखने मिला और एशियन पेंट्स ने जो उनके नंबर्स में भी दिख गई। एलटी माइंट्री के नतीजे जो है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं सीक्वेंशियली अगर हम कंपेयर करें, और ऑलमोस्ट जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है वो 2.6% का आया है, हमारा पोल 2% का था। वही जस्ट डायल की बात करें, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के आंकड़ों के देखें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, नेट प्रॉफिट्स में 22% का उछाल। एल्कॉन इंजीनियरिंग स्टॉक में बहुत तेज़ी देखने मिली, पर नतीजे थोड़े मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए तो स्टॉक में आज करेक्शन आ सकता है। वही आदित्य बिरला मनी की बात करें तो अक्रॉस पैरामीटर्स स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। स्मॉल कैप स्पेस में जो है ऑफकोर्स एग्रोटेक फूड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, और एलटी फाइनेंस के इंटरेस्टिंगली स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए और ऑल टाइम हाई क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। स्मॉल कैप स्पेस में E2E नेटवर्क्स और रत्नावीर प्रेसिजन जैसे स्टॉक्स में भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिली और उनके Q1 नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग आए हैं। तो ये आपके ऑपरेशनल अपडेट्स के भी बारे में बता देता हूँ, जैसे कि अदानी ग्रीन एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आया है, और कोल्टे पाटिल डेवलपर्स की बात करें तो यहाँ पे लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो ये है क्वार्टरली अपडेट और अर्निंग्स। इसके अलावा शरद बाकी खबरों वाले शेयर्स आज कौन से फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, बाकी जो शेयर्स फोकस में रहेंगे वो इंक्लूड करते हैं जी, यहाँ पे लगभग 2000 करोड़ जो है 3 इन्वेस्टर्स से उठाए उन्हें FCC 20 से, जो आपका कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। इसमें रेजोनेंस अपॉर्चुनिटीज़ फंड्स, एबूसू ग्लोबल फंड्स और सेंट जॉन्स वुड फंड हैं, एक टाइप से FIs हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो उनके MD CEO अनुज पोद्दार ने रेजिग्नेशन दे दी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग और टर्न अराउंड के लिए जाने जाते हैं, और उनके जो टेन्योर के समय कंपनी जो है फुल टाइम कैश फ्लो पॉजिटिव रही है। टाटा पावर जो है 20,000 करोड़ की कैपेक्स करेंगे वित्त साल 2025 में। वही टेक्नो इलेक्ट्रिक की बात करूं तो 1250 करोड़ का QIP इशू खुल गया है, जो प्राइस है 1435 to 1450 का है। ONGC के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो, उनका जो है प्रोडक्शन स्टार्ट होगा कोल बेड के जो मीथेन के ब्लॉक हैं बोकारो में, जहाँ पे इनका जो सेगमेंट है लगभग 70% से ज़्यादा इनका बढ़ जाएगा प्रोडक्शन विद साल 2025 के एंड में। वही KEC इंटरनेशनल को 1100 करोड़ का ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर्स आया है। आयशर मोटर्स आज फोकस में रहेगा क्योंकि उन्होंने रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450 की मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दी है। अब बुकिंग स्टार्ट होगा आज से, और इसका जो प्राइसिंग है 2,39,000 रुपीज़ से स्टार्ट होने वाला है। TVS मोटर 200 मिलियन यूरो इन्वेस्ट करेंगे नॉर्टन मोटरसाइकिल के साथ। और वही नज़ारा टेक की बात करें तो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ रहा है, उनको GST नोटिस 1120 करोड़ का आ गया, ये आंकड़ा बढ़ा है। जाइडस लाइफ साइंस लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है टाकेडा के साथ, जहां पे अल्सर ट्रीटमेंट की जो दवाई है भारत में मार्केट करेंगे वो। और ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो उनको ANDA अप्रूवल आ गया है एपिलेप्सी की ट्रीटमेंट का। लास्ट में मैं बताऊंगा हिंदुस्तान जिंक और वेदांता के बारे में, जहां पे हिंदुस्तान जिंक ने NCLT अप्रूवल दे दिया कैपिटल रीऑर्गेनाइजेशन से। इससे नेट ये इम्पैक्ट होगा कि जो जनरल रिजर्व है वो रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगा, और हिंदुस्तान जिंक जो है एडिशनल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर होल्डर्स के लिए तो बढ़िया हो गया, डिविडेंड बढ़ेगा। और वही उनके जो पेरेंट कंपनी है वेदांता, उनको भी जो है अच्छा ज़्यादा और डिविडेंड मिल सकता है, और उसके कारण वो डेट रिपेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोनों कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज ढेर सारे नतीजे और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे खबरों के चलते, वो अभी शरद आपको पूरा एनालिसिस करके बता भी रहे थे, इस पर नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ गौरव मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी हाँ, तो सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं आयशर मोटर्स के साथ, क्योंकि कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है गोरिल्ला 450, और इसी बाइक को लेके कहीं पे ब्रोकरेजेस का अगर व्यू माने तो सिटी ने अभी कहीं पे बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5,300 रुपीज़ का दिया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे एक अच्छा अपग्रेड ऑप्शन जो है ये बाइक है वो अवेल करेगी कस्टमर्स को, और इसी के चलते हुए कहीं पे आगे जाके रेवेन्यू में भी सपोर्ट देखने को मिल सकता है कंपनी के लिए। आगे जाके गोल्डमैन सैक्स का भी यही मानना है, कहीं पे उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 5,400 रुपीज़ पे दिया है। उसी के साथ अगर हम बात करें नोमुरा की, तो उन्होंने कहीं पे रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4,119 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे ग्रोथ में रिवाइवल नहीं देखने को मिलेगा इस प्रोडक्ट की वजह से। और आयशर मोटर्स के ऊपर मॉर्गन स्टैनली ने भी कहीं पे अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3,533 रुपीज़ का बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं बजाज ऑटोज़ की, क्योंकि यहाँ पे हमें रिजल्ट्स देखने को मिले थे कंपनी के, और इसी के चलते हुए CLSA ने अभी अंडर परफॉर्म रेटिंग तो बरकरार रखा है, बट टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 7,000 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह है कि कहीं पे रिजल्ट जो थे वो इनलाइन थे, आगे जाके कहीं पे एक्सपोर्ट्स में रिकवरी की वो वेट करेंगे, और इसी के साथ साथ कहीं पे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से उन्होंने फिलहाल के लिए अंडर परफॉर्म रेटिंग जो है वो बरकरार रखा है।
इसी के साथ अगर बात करें नोमुरा की, तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 10,926 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे ये जो कंपनी है वो उनके टू व्हीलर्स में एक प्रेफर्ड पिक रहेगी आगे जाके भी। उसी के बाद बात करते हैं एशियन पेंट्स की, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग तो बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 2,750 रुपीज़ का किया है। उनका मानना यह कि कहीं पे Q1 के रिजल्ट्स में कहीं पे वीकनेस देखने को मिला था, एबिटा में एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है और एक स्लो डाउन जो है ग्रोथ में वो भी देखने को मिला है। और मैनेजमेंट का भी मानना यह है कि कहीं पे रिकवरी जो है वो मॉडेस्ट होने वाली है। इसी के साथ साथ अगर JP मॉर्गन की भी सुने तो कहीं पे उन्होंने भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 2,800 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका भी मानना यह है कि कहीं पे एक निगेटिव मोमेंटम स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। अगली बात करते हैं LTI माइंट्री की, क्योंकि जेफरीज ने यहाँ पे अंडर परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 4,920 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि Q1 के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे, कहीं पे ग्रोथ आउटलुक इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहा है और मार्जिन एक्सपेंशन के लिए कहीं पे अभी भी थोड़े लिमिटेड लीवर्स है, बट फिलहाल के लिए उन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग इस स्टॉक में बरकरार रखा है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो नतीजों पर आज काफ़ी ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई हैं, इस पर नज़र होगी। अब क्विकली कमोडिटी मार्केट्स के कॉल्स भी आपके लिए चलवा देते हैं। हमारे पास संपर्क तो नहीं हो पाया उनसे, लेकिन ट्रेडबुल सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी ने जो कॉल्स भेजी हैं वो आपके सामने रखेंगे। सोने, कच्चे तेल पर और अन्य कमोडिटीज़ पर क्या रुख है। गोल्ड पे खरीदारी करने की सलाह वो दे रहे हैं 74,200 के टारगेट्स के लिए। और इसके अलावा स्टॉप लॉस वो देख रहे हैं गोल्ड पे। आपको प्लेट्स चला देते हैं यहाँ पर। गोल्ड में इन्होंने तेज़ी करने की यहाँ पर सलाह दी है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना